सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज के हम लेक्चर में करने वाले हैं सॉइल एंड एग्रीकल्चर यानी कि मृदा एवं कृषि। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मृदा एवं कृषि से। सबसे पहले तो पढ़ेंगे फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट इज़ मृदा व उसके बनने के कारक। ठीक है, तो मृदा बनती क्यों है, तो उसके पीछे के क्या कारक होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। तो पेरेंट रॉक जो होती है यानी किस चट्टान से बनी है। पेरेंट रॉक का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे आओ। एक्चुअल में जो सॉयल होते हैं उसके डिफरेंट हॉराइजन्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, जिसको हम याद करते हैं इस तरह से OABC। ठीक है, OABC। ठीक है, तो इस तरह से याद करते हैं। तो ये जो होता है ये होता है आपका पेरेंट रॉक। यहाँ भी रॉक ही होता है लेकिन ये होता है अनवेदर्ड रॉक। अनवेदर्ड का मतलब होता है जो टूटी नहीं है चट्टान, अनवेदर्ड है। ठीक है, भाई टूटी नहीं, उसमें अपर्दन नहीं हुआ है। देन बी की अगर बात करें, दिस इज वेदर्ड रॉक, इसमें वेदरिंग हो चुकी है, इसमें अपर्दन हो चुका है, दिस इज वेदर्ड रॉक। ओके, दिस इज योर एलुविएशन लेयर, दिस इज योर टॉप सॉइल एंड दिस इज योर ऑर्गेनिक लेयर। ये सब में नहीं होती है, ये जो ऑर्गेनिक लेयर है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक लेयर है ये सब में नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही में होती है। और ये कब होती है, जब एक्चुअल में ह्यूमस का डिपोजिशन होता है। ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है जो कोलाइडल नेचर का होता है। तो ये टॉप सॉइल होती है। ओ लेयर जो होती है, अगर ह्यूमस है तो ओ लेयर बोलेंगे। एलिवेशन जोन जो कि एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो अगर यहाँ पे मतलब एक तरह से होता क्या ना कि ये एक तरह से ट्रांजिशन है बिटवीन ए और बी, बस ऐसे याद रखो। एलिवेशन वेदर्ड है ये और ये अनवेदर्ड रॉक है। तो ये जो चट्टान है, चट्टान से धीरे धीरे मिट्टी बनती है, ध्यान रखना आपको। वेदरिंग होके टूट टूट के ही चट्टान से क्या बनती है, रॉक सॉइल बनती है हमारी। ठीक है, वेजिटेशन वनस्पति भी बहुत हद तक डिसाइड करती है। क्लाइमेट डिसाइड करता है और टाइम डिसाइड करता है। टाइम डिसाइड करता है थिकनेस। जैसे पेरेंट रॉक तो ये डिसाइड करती है कि सॉइल का कलर कैसा होगा, रंग क्या होगा उसका टेक्स्चर क्या होगा। ठीक है, लाल मिट्टी लाल क्यों है, क्योंकि जिस चट्टान से वो बनी है वो लाल है। टाइम जो डिसाइड करता है वो थिकनेस ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करता है। थिकनेस बोले तो कितनी मोटी परत जमेगी। ठीक है, थिकनेस ऑफ सॉइल। एंड यहाँ पर एक और भी याद रखेंगे, दैट इज रिलीफ फीचर। ठीक है, रिलीफ फीचर का मतलब ये देखो, जलवायु तो आप समझ गए, जलवायु, वनस्पति और चट्टान और समय। यहाँ पर जो है ये रिलीफ फीचर का मतलब है जो राहत विशेषताएं होती हैं। फिर एक तरह से स्थलाकृति होती है। स्थलाकृति का मतलब है स्थल की आकृति, जैसे कि यहाँ पर है माउंटेन। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मिट्टी होगी, हैं? नहीं, तुमको लगता है, तुमने कभी देखे यहाँ पे नीम का पेड़ उग गया पूरा, यहाँ पीपल उड़ गया, सब क्या चल रहा है यहाँ पे, है? यहाँ मिट्टी नहीं है तो कहाँ से, क्यों मिट्टी नहीं, क्योंकि ढलान है तो सारी मिट्टी यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे स्लोप में आपको ज़्यादा पेड़ नहीं देखने को मिलते हैं, छोटू मोटू से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि भाई कहीं ना कहीं जो स्थलाकृति है, जो रिलीफ फीचर है, वो भी कहीं ना कहीं सॉइल का एक कारक है, फैक्टर है। समझ रहे हो। ICAR देख रहे हो बेटा, हिंदी के वर्ड्स यूज़ करूँ। जो हिंदी मीडियम के छात्र और छात्राओं ने जो मुझे आहत किया है पिछले कुछ दिनों में, मेरे दिल को आघात जो पहुंचा है, उससे मैं उभरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है कम बैक होगा सीधे। हिंदी के टर्म्स ऐसे यूज़ करूँगा ना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स शर्मा जाएंगे, सही बता रहा हूँ। ठीक है, ICAR की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हेडक्वार्टर इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसको 8 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, यानी कि 8 भागों में इसको विभाजित किया है। वो 8 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। तो इट कवर्स दी 40% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि 40% जो है हिस्सा भारत का ये कवर करके रखती है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। और याद करो, जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे थे, भौगोलिक क्षेत्र पढ़ रहे थे, तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। उनमें से जो एक भौगोलिक क्षेत्र था वो था उत्तर के मैदान, नदर्न प्लेन्स। वो जो उत्तर के मैदान थे उसमें एक तो हमारा था भाबर बेल्ट, जहाँ बड़े बड़े पत्थरों का डिपोजिशन हो रहा था, जहाँ स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो रही थी, फिर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर जहाँ रीअपियर हो रही थी वो तराई बेल्ट था। और यहाँ पर आपका था एलुवियल फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़ का क्षेत्र। और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नया था खादर और पुराना था भांगर। न्यू एलुवियम था खादर और ओल्ड एलुवियम था भांगर। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल वही एलुवियल सॉइल है ये। ठीक है, कहाँ मिलेगी आपको? नदर्न प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। साथ ही साथ ध्यान रखना जो डेल्टा हैं, जो ये ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनके डेल्टा में भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। पोटाश में रिच होती हैं, यानी कि इसमें संतृप्त होती हैं पोटाश में, और फॉस्फोरस में कमी होती है इनकी। ठीक है, तो फॉस्फोरस ऐसे याद कर लो, माचिस की तीली में फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोरस उतना ज़्यादा नहीं होता है, नहीं तो फिर माचिस की तीली दुकानों में ना बिकती, रोड पर बिकती। ठीक है,
फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। तो ये रिवर्स जो डिपॉजिट करती है सेडिमेंट उससे बनती है, तभी ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इनके डेल्टा में भी आपको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। टाइप खादर है और भांगर, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। खादर नई जलोढ़ होती है और भांगर पुरानी जलोढ़ होती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो लोग फैट मैन से अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, हिस्टोसॉल, अल्फीसॉल, जेलिडिसॉल, ये सब भी आपको देखने को मिल रहा होगा। वो यूएसडीए का क्लासिफिकेशन होता है वो, ठीक है। और वो अभी तक तो मैंने एसएससी के उसमें नहीं देखा है अभी तक, जितना मुझे याद है, ठीक है। पूछने को पूछ सकता है, जिस दिन भी पूछा वो स्टार्ट कर देगा पूछना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है लेकिन डिटेल में मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में बस नाम लिख दिया, हिस्टोसॉल, अल्फीसॉल, इंसेक्टिसॉल, क्या है कुछ मेंशन नहीं डिटेल में। तो फैट पैन वो डिटेल में नहीं, जितना नीडेड है उतना मेंशन्ड है, तो एक बार देख लेना उसको, ठीक है, अगर पूछ लेगा तो, ठीक है, उससे बाहर नहीं होगा वो। ब्लैक सॉइल पे आते हैं, काली मिट्टी पे। अब ध्यान रखना ये 40% है इंडिया में, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे स्टैंड करती है। सेकंड नंबर पे ब्लैक सॉइल स्टैंड नहीं करती है। सेकंड नंबर पे आती है रेड सॉइल, ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगी, 18% एरिया कवर करती है। इट इज़ फाउंड बाई द वेदरिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें उसके यहाँ पर अक्षय यानी वेदरिंग से ही बनती हैं। वेदरिंग मतलब वही जो हमने पढ़ा था, वेदरिंग एक इन सितु प्रोसेस होता है, सिंपल चट्टान का टूटना। इट इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी कि जो लॉ ऑक्साइड है उसके प्रेजेंस की वजह से ये रेड कलर की होती है। इट चेंजेस कलर टू येलो ऑन हाइड्रेशन, यानी कि जब इसमें पानी पड़ता है तो ये अपना जो कलर है वो रंग है वो येलो में कन्वर्ट कर लेती है। इट इज़ फाउंड इन वाटर डेफिसिट रीजन्स। तो रेड सॉइल कहाँ मिल रही है? जहाँ पानी की भारी कमी है, पानी की मात्रा की, ठीक है। कर्नाटक में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पीडमोंट जोन और वेस्टर्न घाट। व्हाट इज़ पीडमोंट जोन? तो ये जो गिरिपद होते हैं, गिरिपद मतलब देख रहे हो बेटा, शब्द देखो तुम, शब्द ऐसे शब्द भेदी बाण चलाऊंगा ना सीधे में तुम्हारे दिल पे लगेगा जाके, जिससे सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट से बोल रहा हूँ मैं ठीक है। तो ये पीडमोंट जोन है वेस्टर्न घाट का, यानी कि जो फुटहिल्स होते हैं, ओके। इन लो रेनफॉल एरियाज, यानी कि जो जहाँ पर जो बारिश है वो वर्षा कम मात्रा में देखने को मिलती है, तो वहाँ पर रेड सॉइल, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न साइड में खूब बारिश हो रही थी, ये क्या बात कर रहा है? पीडमोंट जोन और वेस्टर्न घाट। तो ऑब्वियस सी बात ये लीवर्ड साइड होगा, यानी कि छाया क्षेत्र जो है वायु का उस साइड यानी लीवर्ड साइड में होगा। इस साइड तो क्योंकि बहुत बारिश होती है, इसी साइड कम बारिश होती है। अभी आते हैं ब्लैक सॉइल में, ओके। रेड सॉइल 18% एरिया कवर कर रही थी और ये 15% एरिया कवर कर रही है ब्लैक सॉइल। इसको रेगर के नाम से भी जानते हैं। क्लेई नेचर की होती है। क्लेई मतलब चिपचिपी होती है। चिपचिपी क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो क्या सिल्ट जो होता है वो बड़ा बारीक होता है। सिल्ट क्या होता है? तो भैया जो मिट्टी होती है या तो बड़े बड़े दाने की बनेगी, जिसको कि ये बोलते हैं कोर्स ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन्स। और छोटे छोटे दाने वाली मिट्टी होती है, इसको बोलते हैं फाइन ग्रेन मिट्टी। तो ये जो होती है फाइन ग्रेन होती है, एलुवियल होती है कोर्स ग्रेन। तभी तुम अगर देखो गमले में, अगर तुम यूपी वगैरह में रहते होगे, यूपी बिहार में, तो गमले में पानी डालो, छेद लो भैया, पानी पूरा निकल गया, पूरा पानी निकल गया, बिखर गया। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी थी इसकी जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइन ग्रेन्स है, मोटे मोटे ग्रेन है, तो पानी बीच से परकुलेट हो जाएगा। लेकिन जहाँ फाइन ग्रेन होता है जैसे ब्लैक सॉइल, इनकी जल धारण जो क्षमता है यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए पानी के जल्दी से पास नहीं होता, चिपक जाता है पानी इनमें। जब चिपक जाएगा तो ये फूल जाएंगी यानी कि क्लेई मतलब कि ये कैसी हो जाएंगी? स्टिकी। लिखा नहीं है क्या? लिखी नहीं है, अच्छा लिखा तो स्टिकी हो जाती हैं जब मॉइस्ट होती हैं, और क्रैक और डेवलप हो जाते हैं जब ड्राई सूखी होती हैं। क्रैक इसलिए डेवलप हो जाते हैं सो दैट पानी जा सके अंदर, कि वैसे ही पानी की कमी है। तो इसको बोलते हैं स्वजुताई विशेषता, यानी सेल्फ फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक। और ये इम्परमिएबल नेचर की होती है। इम्परमिएबल का मतलब वही है कि वाटर परमिएट नहीं कर रहा है, परकुलेट नहीं कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का, या फिर हम बोल सकते हैं दक्कन के पठार का, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनको हम डेक्कन ट्रैप्स के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर जब इंडियन प्लेट ऊपर जा रही थी रशियन प्लेट के पास, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। आज यहाँ वॉल्केनो देखने को नहीं मिलते हैं, वो तो सिर्फ यहाँ पर अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं ना, मिडिल और साउथ के बीच में बैरन और नॉर्थ के बीच में नारकोंडम है ना, पहले यहाँ पर हुई थी। तो उसी की वजह से ब्लैक सॉइल बनी, जिसको कि वॉल्केनिक ओरिजिन का भी माना जाता है, ओके। मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन के लिए, यानी कि जो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, क्लियर। तो अभी आते हैं, ये हमारा ब्लैक सॉइल भी हो गया, अभी आते हैं लैटेराइट सॉइल पे, क्लियर। ओके, लोमी सॉइल होती है। लोमी मैंने बता दिया, लोमी का मतलब वही होता है जो कोर्स फाइन ग्रेन रॉक, फाइन ग्रेन होती है ना, सैंड कंटेंट इज मोर।
इसको यहाँ से एकदम ही हटा लेना, ठीक है, इसको हटा लेना एकदम। एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी ये सैंड कंटेंट है एलुवियल सॉइल में डिक्रीज़ होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि बड़ा बड़ा जो कोर्स ग्रेन है वो यहाँ इकट्ठा होगा, छोटा छोटा यहाँ इकट्ठा होगा। तो जो कोर्स ग्रेन है वो यहाँ होगा, फाइन ग्रेन यहाँ होगा। तो सैंड कंटेंट जो होता है, सैंड कंटेंट वो कोर्स ग्रेन देता है। तो कोर्स ये जो सैंड कंटेंट है वो डिक्रीज़ होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर। लैटेराइट मृदा पे आते हैं। लैटेराइट सॉइल 4.3% एरिया सिर्फ कवर करती है। सबसे ज़्यादा एलुवियल आती है, देन आती है रेड, देन ब्लैक, देन लैटेराइट। लीचिंग प्रोसेस से बनती है। निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। निच्छालन प्रक्रिया लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? तो जब बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल होती है, तो क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिका हुआ है तो लोअर लेवल्स में पर्कुलेट कर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, या फिर वॉश अवे हो जाएंगे। तो निच्छालन की प्रक्रिया होती है। तो इसी वजह से ये मिट्टी मृदा वहाँ देखने को मिलती है जहाँ अधिक तापमान और अधिक बारिश वर्षा होती है, ठीक है। इट इज़ नोन एज ब्रिक सॉइल। ब्रिक सॉइल इसको बोलते हैं क्योंकि जो एक्चुअल में लैटेराइट, ये जो लेटर जो टर्म है इसका मतलब ब्रिक ही होता है अंग्रेजी में, ठीक है। लेटर जो टर्म है इसका मतलब ब्रिक होता है। तो ये ब्रिक सॉइल का मतलब है क्या, कि मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं। जी हाँ, ईंटें बनाई जाती हैं, बट दैट डजंट मीन कि ईंटें बस इसी मिट्टी से बनते हैं। अब ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, तो यूपी बिहार वाले जो है वो क्या करेंगे, ईंटें नहीं लगाएंगे, हैं, ईंटें नहीं लगाएंगे क्या, खुद ही सोचो। तो मतलब ये है कि भाई वो लेटर सबसे बना है, जिसका मतलब ब्रिक है। तो वो भी कारण है कि क्यों इसको ब्रिक सॉइल बोलते हैं। और बाकी ईंटें वींटें तो बनती है क्योंकि ये बड़ी कठोर टाइप हो जाती है, बड़ी हार्ड हो जाती है। तो जैसे नहीं हमारे कानपुर में बोलते हैं, गुम्मा फेंक के मारेंगे सिर फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा? क्योंकि बहुत हार्ड होता है, इसलिए, ठीक है। हमारे ईंट नहीं बोलते हैं, या तो ईंटा बोलेंगे या गुम्मा बोलते हैं, और अद्धा बोलते हैं। जैसे आधा होता है ना, आधा, मैच खेलते हो, क्रिकेट खेलते होगे तो ऊपर बाद में अद्धा रखते होगे, या फिर फील्ड जहाँ से बॉलिंग करनी होती होगी वहाँ पे अद्धा रखते होगे, हैं, रखते होगे कि नहीं। फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। एरिड सॉइल पे आते हैं। एरिड सॉइल, ये लैटेराइट का होता है। लैटेराइट कहाँ मिल रही? जहाँ बहुत बारिश होती है। ये रेड कहाँ मिल रही थी? जहाँ बहुत कम बारिश होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको रेड लैटेराइट सॉइल के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रेड लैटेराइट सॉइल। जब इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस आ जाती है तब। क्यों? क्योंकि जो रेड सॉयल है, लाल मिट्टी है, ये लाल क्यों थी? ये लाल थी आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। तो इसको भी रेड लैटेराइट सॉइल बोलते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। एरिड सॉइल पे आते हैं तो ये वहाँ मिलती है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। ये सैंडीन टेक्सचर होती है। सैंडीन टेक्सचर का मतलब है सैंड का कंटेंट है, ये मतलब बड़ा बड़ा ग्रेन होता है, कोर्स ग्रेन होता है, ठीक है। सलाइन नेचर की होती है। सलाइन क्यों होती है? कि वहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि राजस्थान में देखने को मिलती है, गुजरात में। तो यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ जो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, रेट ऑफ जो प्रेसिपिटेशन, जो बारिश होती है, यहाँ पर वर्षा होती है, उसकी दर काफ़ी कम होती है वाष्पोत्सर्जन की दर से, यानी कि इवापोरेशन की जो रेट है उससे प्रेसिपिटेशन का रेट काफ़ी कम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट आ जाता है, जिसकी वजह से सॉइल एरिड हो जाती है। क्लियर? क्योंकि यार जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल तोड़ नहीं जाएंगे, धूप पड़ेगी कायदे के, तो जो इवापोरेशन होगा, जो वाष्पोत्सर्जन होगा, तो उससे क्या मिनरल तो ऊपर चले नहीं जाएंगे, सिर्फ पानी पानी जाएगा, तो मिनरल्स रह जाएंगे, तो सॉइल एरिड नेचर की हो जाएगी। एंड वी हैव सीन इन केमिस्ट्री दैट जो हमारी एल्कलाइन नेचर की जो सॉइल होती है, जो एल्कलाइन नेचर की सॉइल होती है, जो क्षारीय मृदा होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। वी यूज़ जिप्सम टू ट्रीट दी एल्कलाइन सॉइल एंड वी यूज़ लाइम टू ट्रीट दी एसिडिक सॉइल। अम्लीय जो मृदा होती है उसके लिए हम लाइम का इस्तेमाल करते हैं। खैर, अभी आते हैं मार्शी पीटी सॉइल, यानी ये जो दलदली मृदा होती है। दलदली मृदा भी मार्शी कहाँ होगी? जहाँ दलदल होगा। दलदल कहाँ है भाई? दलदल यहाँ है, जो कोस्ट है, जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट हमने पढ़े थे, अनूप वन पढ़े थे हमने, याद है आपको? तो जो हमारे अनूप वन थे, यानी कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट थे एक तरह के, जो मार्शी पीटी वन थे, वो कहाँ मिल रहे थे? वो कोस्ट में मिल रहे थे। तो अब वैसे बात, ये सॉइल भी कहाँ मिलेगी? कोस्ट में मिलेगी, नहीं तट में मिलेगी। क्लियर है? हैज़ ऑर्गेनिक मैटर, यानी इसमें ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। ह्यूमस का कंटेंट अच्छा खासा होता है इसमें। इट इज़ सीन इन रीजन्स ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि जहाँ उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा होती है। तो ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं? आप कमेंट में बताएंगे। रेनफॉल को किससे मेजर करते हैं? ये तो मैंने बताया, एच से इंस्ट्रूमेंट शुरू होता है, और इसको जो मेजर करते हैं उसका भी इंस्ट्रूमेंट एच से शुरू होता है। ये मैंने शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, पिछली क्लास में बताया था तुम्हें, ठीक है। तो दोनों के नाम एच से शुरू होते हैं। विंड को किससे मेजर करते हैं? विंड की स्पीड को विंड से एनीमोमीटर से, विंड के डायरेक्शन को विंड वेन से मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, जैसे बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर की अगर रीडिंग में एकदम से डिक्रीज़ हो जाए, एकदम से बैरोमीटर रीडिंग गिर जाए, तो क्या होता है?
तो आंधी तूफान है ना, ये तो पता होगा ना, आंधी तूफान आता है। डेजर्ट सॉइल जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये भी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में, जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर देखने को मिलती है। माउंटेन सॉइल, जहाँ माउंटेन, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्शी पीटी, डेजर्ट, माउंटेन, ये सारी एक तरफ हैं, ठीक है। एरिड, मार्शी, डेजर्ट, माउंटेन ये एक तरफ हैं और ये सब एक तरफ हैं। ये जो एक तरफ है ना, एलुवियल, ब्लैक और रेड अलर्ट, राइट, इनके फैक्ट रट लेना एकदम, ये इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर पूछे क्वेश्चन तो मान लो कि 98% चांस है कि इन्हीं से पूछेगा, 2% चांस है कि इनसे पूछ लेगा, ठीक है। तो माउंटेन सॉइल जो होता है इनमें भी हाई ह्यूमस कंटेंट होता है। माउंटेन सॉइल में ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारी एवरग्रीन, जो फॉरेस्ट सॉइल होती हैं उनमें न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। खासकर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, उनमें तो ह्यूमस होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ह्यूमस जो है डिग्रेड हो जाता है तुरंत, बचता ही नहीं है कि सॉइल में वो रह पाए, जिसकी वजह से वो डिग्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान होता है। तो माउंटेन सॉइल में हाई होता है, क्योंकि माउंटेनियस इलाके हैं, ठंडे ठंडे इलाके हैं, ठंडक में जो है जल्दी से डिकम्पोजिशन नहीं होगा। न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो पोषक तत्वों में जो मैक्रो होते हैं, मैक्रो मतलब जो हमें, या फिर अब क्योंकि ये प्लांट की बात कर रहे हैं तो जो अधिक मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए हमें, मतलब ये प्लांट को हमें तो चाहिए, हमें भी मैक्रो माइक्रो चाहिए, लेकिन हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन और मैक्रोज, और विटामिन और मिनरल हमारे माइक्रो होते हैं। लेकिन इनके लिए, पेड़ पौधों के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, दैट इज़ NPK, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फ़र, ये बाकी जितने हैं सब माइक्रो हो जाएंगे। सिर्फ माइक्रो याद करना है, बाकी सब अपने आप माइक्रो की लिस्ट में चले जाएंगे। अब हम आते हैं मृदा अपरदन पढ़ते हैं, सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन का मतलब होता है जहाँ पर मिट्टी जो है इरोड हो रही है। इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है किसी चीज़ का मूवमेंट, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है? चट्टान टूट गई, अब इसका अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, इरोजन कहलाता है, वो इरोजन कहलाता है। इरोजन क्यों होता है? इरोजनल एजेंट की वजह से होता है। ये एजेंट कौन होते हैं? ये एजेंट हवा हो सकती है, ये एजेंट हिमनद हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, ये एजेंट विंड, ग्लेशियर के अलावा आपका रिवर वाटर हो सकता है, यानी कि जो हमारी नदी का पानी होता है। तो ये सब क्या कर सकते हैं? चीज़ों को बहा के ले जाते हैं, तो इसको हम इरोजन बोलते हैं। अब होता क्या है ना, कभी बहुत बारिश होती है, जब बहुत बारिश होती है ना तो तुमने देखा होगा एकदम परत की परत निकल जाती है, अगर ढलान है हल्का सा, और अगर वनस्पति की कमी है, यानी कि वेजिटेशन नहीं है, यानी पेड़ वेड़ नहीं लगे हैं, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, उनकी जड़ें होती हैं पकड़ के रखते हैं एकदम मिट्टी को। अब ना तो वनस्पति है ना तो वेजिटेशन है, हल्का सा ढलान भी ले, बारिश में पूरा परत का परत जा रहा है, वहाँ पे खिसक रहा है, क्या हो रहा है? मृदा अपरदन हो रहा है। इसको बोलते हैं शीट इरोजन। गली इरोजन, नाली इरोजन, ठीक है। तो जो गली इरोजन या फिर इसको रिल इरोजन ही बोलते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना, जैसे कि अभी तो ये परत की परत निकल रही है, कुछ कुछ नदियाँ होती हैं, जैसे हमारी चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी है, जो चंबन के तुमने बीहड़ सुने होंगे। बीहड़ का मतलब क्या? बीहड़ बोले तो बीहड़ को मतलब बोलते हैं रेवाइंस अंग्रेजी में। और रेवाइंस कैसे क्रिएट होते हैं? रेवाइंस का मतलब बड़े बड़े गड्ढे। रेवाइंस क्रिएट होते हैं जब गली बनती है, गली बड़ी हो जाती है तो रिवर रेवाइन बन जाता है, और गली रिल से बनती है। तो भैया ऐसा होता है कि जैसे नदी आई, ठीक है, तो क्या करेगी भाई, साइड दो, हमें साइड दो, और काट के चली जाएगी, रेल बनाएगी, फिर बड़ी होके वो गली बन जाएगी, गली होके रेवाइन बन जाएगी, रेवाइन बन के वो बैड लैंड टोपोग्राफी बनाएगी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या बोलेंगे? बैड लैंड टोपोग्राफी को गंदी भूम स्थलाकृति। तो ये कौन बनाता है? चंबल नदी बनाती है, गली इरोजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, ये आई थिंक सीजीएल 2023 मेंस, या हाँ 2023 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, चंबल वाला, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन यानी कि आप मृदा का संरक्षण करेंगे। अपरदन तो हो चुका, आप संरक्षण कैसे करें, बचाएं कैसे उसको? तो बचाने के लिए तो पहला काम तो तुम ये करो, पेड़ वेड़ लगाया करो, हैं। बैठे रहते हो घर में, ये नहीं कि पेड़ लिया और जाके लगाया है ना, हैं, बर्थडे के दिन कि भाई 5 पेड़ लगाया है ना, पार्टी करेंगे। अब कौन समझा? कॉन्टूर बंडिंग, ठीक है, ये बैंडिंग नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज़ योर बंडिंग, दिस इज़ योर बंडिंग। अब कॉन्टूर बंडिंग क्या होती है? तो होता क्या है ना कि जो थोड़े से इस तरह से ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ये मान लो कि ढलान है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस तरह से बैरियर्स रख देंगे, मतलब बैरियर मतलब जैसे कि पत्थर वत्थर और बीच में थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें रख दें कि जो पानी का जो वेग है, जो वाटर की जो वेलोसिटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्टूर बंडिंग एंड दिस टाइप ऑफ प्लोइंग इज कॉल्ड एज कॉन्टूर प्लोइंग। पढ़ सकते हैं आप, वही है सेम चीज़, ठीक है। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग पे आते हैं जब शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? जब विंड की वजह से इरोजन हो रहा हो, आपने देखा है
कि भाई जहाँ पे एकदम खुले मैदान होते हैं, घर और ये सब नहीं होते हैं, तो बहुत भयंकर हवा चलती है, ठीक है। तो बहुत भयंकर हवा को रोकने के लिए और उसकी वजह से हवा की वजह से मिट्टी भी निकल जाती है, तो पेड़ों की कतार लगा देते हैं, शेल्टर लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए शेल्टर बेल्ट। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग ऐसे हिली इलाकों में, जैसे सिक्किम, दार्जिलिंग है जो वेस्ट बंगाल में, यहाँ सब आप जाएंगे ना, जाओगे तो मतलब इस तरह से कि बहुत हिली स्लोप है। आप वेस्टर्न घाट में भी चले जाओ, केरल, तमिलनाडु में, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं इस तरह से, मतलब सीढ़ियाँ बना देते हैं और सीढ़ियों में खेती करते हैं। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ नहीं बनाई थी कॉन्टूर बर्निंग, बस कुछ ऐसा रख दिया था ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कि सो दैट पानी तेज़ी से ना बहे। यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक है कि पानी तेज़ी से ना बहे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, लेकिन इस तरह से काटा है और यहाँ पर खेती हो रही, यहाँ पर खेती हो रही, यहाँ पर खेती हो रही, दैट्स इज टेरेस फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग, रुक जाओ भी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले आओ मल्चिंग पे। तो मल्चिंग क्या होता है? तो मल्चिंग एक्चुअल में हवा जा नहीं रही है, हवा का मॉइस्चर जा रहा है। अगर हवा का मॉइस्चर जा रहा है तो हम मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पर हम जो टॉप सॉइल यानी कि जो ऊपरी परत है मृदा की, उसमें हम ये लीव्स, ग्रास, मटेरियल यानी कि जो क्रॉप रेजिडिव है, एक तरह से जो पराली बचती है ना, खेत काटने वाटने के बाद, तो उसको हम ऊपर रख दिए, पराली रख दी है, फिर कुछ भी इस तरह का लीफ, ग्रास रख दिए, सो दैट कि कड़ी धूप में मॉइस्चर उड़ ना जाए, मॉइस्चर रिटेन रहे, तो उसके लिए मल्चिंग यूज़ होता है। ओके ना, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पे हैं, लेकिन उससे पहले रेवोल्यूशंस देख लें क्या कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रेवोल्यूशन देख लें। तो ब्लैक रेवोल्यूशन है आपका पेट्रोलियम से एसोसिएटेड, ब्लू रेवोल्यूशन है फिश से, ब्राउन है आपका लेदर से, गोल्डन है आपका फ्रूट एंड हनी से, ग्रीन है फूड ग्रेन से, ठीक है, फूड ग्रेन, ग्रे है आपका फर्टिलाइज़र, ठीक है, जो आपके फर्टिलाइज़र होते हैं, पिंक रेवोल्यूशन अनियन, रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो, सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री, वाइट आपका मिल्क और डेयरी, येलो आपका ऑयल सीड यानी तिलहन, और एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन है वो ओवरऑल डेवलपमेंट से। ग्रीन के बारे में मेंशन किया है कि नहीं किया है? एक सेकेंड, ओके ठीक है, नहीं मेंशन है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फादर मदर देख लेते हैं। सैम पित्रोडा होंगे येलो रेवोल्यूशन के, ठीक है, इसके हैं सैम पित्रोडा। वाइट रेवोल्यूशन के डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वाइट रेवोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑपरेशन फ्लड, क्योंकि यहाँ पर हमने दूध की बाढ़ लाई थी, दूध का प्रोडक्शन बहुत भयंकर इंक्रीज़ हुआ था। अमूल जो है ना, आनंद मिल्क यूनियन जो कोऑपरेटिव लिमिटेड है, वो भी ऐसे इसी वाइट रेवोल्यूशन का ही की देन है वो। देन ब्लू में आ जाते हैं, एंड ब्लू के हैं आपके हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी जी, ओके। और इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का तो भी देखते हैं, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आपको पता होना चाहिए, तो नॉर्मन बोरलॉ है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन इंडिया में अगर पूछता है तो इंडिया में MS स्वामीनाथन है, वो तो ओवरऑल है। नॉर्मन बोरलॉ को 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। MS स्वामीनाथन को 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया, और इनकी अभी 2024 में ही डेथ भी हुई थी, मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। तो भारत रत्न भी इनको दिया गया है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं इनको, हरित क्रांति का पिता भारत में। एग्रीकल्चर में आते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले ये है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। आदम बाबा आदम के ज़माने के यहाँ पे टूल्स यूज़ होते हैं, यानी कि बहुत ही टूल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं बाबा आदम ज़माने के, यानी कि बड़े ही पुराने टूल्स, प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि खुरपी फावड़ा वड़ा लेके निकल गया एकदम, खेती वेती कर डाले। ये जो होता है, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। हाँ, तो अब समय आ चुका है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो पीछे हमने छोड़ा तो उसके बारे में पढ़ लें। तो यही होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको स्लैश एंड बर्न यानी काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट ऑफ लैंड को कट करते हैं, मेनली ट्राइब्स जिनका पर्टिकुलर कोई रेजिडेंस नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो क्या करते हैं वो एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, पेड़ और काटते हैं, जला देते हैं उसको, जो भी काटते हैं, सो दैट कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी आ जाए, और उसके बाद खेती करते हैं प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके। देन उसके बाद सॉइल की प्रोडक्टिविटी लूज़ हो गई, कहीं और चले गए। तो ये होता है हमारा ये चीज़, ठीक है। एक सेकंड रुकना, अब एक सेकंड। तो यहाँ पर आइए, ये है हमारे शिफ्टिंग कल्टिवेशन। स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पेड़ वेड़ काट रहे हो तो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। डिफॉरेस्टेशन करने से अभी तो हमने देखा कि तो सॉइल इरोजन होता है, प्लस
जो हमारे ये होते हैं ना, ये सिंक ऑफ CO2 के तौर पे ऐड करते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो सिंक ऑफ CO2 नहीं, CO2 वहाँ पे जाके वो CO2 स्टोर करके रखते हैं। अब आपने पेड़ काट दिया तो CO2 क्या है, वो फिर से एनवायरनमेंट में चली गई। प्लस अब जो नई CO2 और बनेगी भी, उनको भी अवशोषित करने के लिए तो कोई बचा ही नहीं अब्जॉर्ब करने के लिए। अब आते हैं तो इनको किस डिफरेंट अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से, वेस्टर्न घाट में कुमारी के नाम से, उड़ीसा में पामा डाबी ब्रिंगा के नाम से, आंध्रा में पोडू या पेंडा के नाम से, बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ की है वहाँ पर, और साथ ही साथ जो अंडमान निकोबार है, साथ ध्यान रखना, अंडमान निकोबार इसको दीपा के नाम से जानता है, छत्तीसगढ़ में भी और अंडमान निकोबार में भी। वोल्तरे के नाम से राजस्थान में, कुरुआ है झारखंड में, और बेवार और दहिया मध्य प्रदेश में। तो ऐसे याद रखो, जो देवर जी हैं वो दही पी रहे हैं मध्य में, ठीक है। रुआ रोने लगता है कोई जब चीज़ उसकी टूट जाती है, खंड खंड हो जाती है। बलराज करके याद कर लो, ठीक है। और आंध्रा में आ जाओ, कुचिपुड़ी, पोडू, पेंडा है ना, पूड़ी होती है, पूड़ी, पोडू, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश क्लासिकल डांस है, तो ऐसे याद कर लो। उड़ीसा याद कर लो, जो टीना डाबी उड़ीसा में है आजकल। वेस्टर्न घाट्स में जो अक्षय कुमार है वो उछल कूद मचा रहा है। झूम जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में इतने राज्य हैं, 7 सिस्टर्स हैं, कहाँ कौन सा है पता ही नहीं चलेगा, झूम जाओगे। बाकी अक्रॉस दी वर्ल्ड है। लड़ांग, इंडो पाक की लड़ाई होती रहती है बस, इंडो पाक, इंडोनेशिया लड़ांग। एम से मिल्पा, एम से मेक्सिको। छेना बहुत खाते हैं श्रीलंका के लोग, ठीक है। रे नाम का लड़का रहता है एक, तो रे वियतनाम, वियतनाम रे, ठीक है। ब्राज़ील रोका, ब्राज़ील में शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने जाओगे रोक लिया जाएगा। या फिर ब्राज़ील में तुम्हारे दोस्त का रोका हो रहा है और तुम यहाँ बैठ के SSC की तैयारी कर रहे हो। वेनेजुला की अगर बात करेंगे तो वेनेजुला में तो कोई जाता ही नहीं है, तो कौन आता है यहाँ पे, कोई नहीं आता है, ठीक है। चलो अभी आते हैं गो बैक टू वेदास, गो बैक टू दी प्रीवियस माइंड मैप। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको, शिफ्टिंग, ठीक है। दिस इज़ योर कौन सी खेती, दिस इज़ योर कृषि टाइप 1 विच इज़ आदिम निर्वाह कृषि। अब आते हैं गहन निर्वाह कृषि, यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाम से पता चल रहा है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब है कि ये लैंड है, ये पैच ऑफ लैंड है, ठीक है। ये पैच ऑफ लैंड है, यहाँ मान लो टमाटर, आलू, मूली, गाजर, पालक, हरा धनिया, पीला धनिया, नीला धनिया सब बो दिए यहाँ पर। मतलब एकदम लैंड का एकदम प्रोडक्टिव यूज़ किया, एकदम निकाल दिया, बूंद बूंद निकाल दिया लैंड का। दैट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक छोटे पार्ट ऑफ लैंड पे डिपेंडेंट होती है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन जो ज़मीन है वो काफ़ी कम है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे जो इंडिया में वो हाँ मतलब लोगों के पास ना काफ़ी कम आज खेती बची हुई है। क्यों? क्योंकि अब जैसे एक हैं बाबा जी थे, बाबा जी के पास इतनी खेती थी, बाबा जी के मान लो 4 बेटे हुए, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए, चलो 5 कर देते हैं, तो 5 बेटे हो गए। अब इन 5 बेटों के लो 2-2 3-3 2-2 3-3 2, इस तरह से डिवीजन हो रहा लैंड का। और डिवीजन क्या नहीं, जिसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। और फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि आप ये बड़ा सा लैंड है, अब इसे मशीन लगा के बड़े बड़े यूज़ करोगे, अब तुम्हें लगेगा छोटी तो ज़मीन है, कितनी की मशीन लाएंगे, कितना का क्या निकालेंगे, छोड़ो। फावड़ा उड़ा के लेके निकलते हैं एकदम मूड में, यानी सिर में बांधते हैं साफ़ा और एकदम फावड़ा उड़ा लेके निकलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि भाई हाई पॉपुलेशन और जो लो जहाँ पर लैंड होती है, लो एरिया ऑफ लैंड होता है, वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। यूज़ ऑफ हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट एंड इरिगेशन टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्शन। तो ऑब्वियस बात है, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स का आप यूज़ करोगे कि भाई पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स एवरीथिंग, कि भाई बस चाहिए एकदम निचोड़ देंगे इसको, ठीक है। डिवाइड ऑफ लैंड अमंग दी सक्सेसिव जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, एंड इट इज़ ड्यू टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। कि भैया ये हमारे ज़मीन है, जैसे पापा की ज़मीन है तो पापा की ज़मीन में 3 बच्चे हैं तो 3 हिस्से होंगे उसमें, समझ रहे हैं? दिस इज़ राइट ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ जी। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? इसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि नाम से पता चल रहा है कमर्शियल नेचर का होता है, यानी कि चीज़ों को बेचने के पर्पज़ से हम उगाते हैं। यहाँ पर चीज़ों को बेचने के पर्पज़ से उगाते हैं। इसको मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, व्हेन आई से इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट मीन्स इंडिया एंड इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहाँ पर आपको पता है ब्रिटिशर्स का रूल रहा, या फिर हम बोलते हैं यूरोपियंस का रूल रहा। अब यूरोपियंस ने यहाँ पर क्या किया, यूरोपियंस जो हैं वो धंधा करना जानते हैं, ठीक है। वो जो है बिजनेस माइंडसेट से कि भाई यहाँ पर एक बड़ा पार्ट ऑफ लैंड लेंगे और बड़े पार्ट ऑफ लैंड से जो है खूब उगाएंगे, वर्कर्स लगाएंगे, ठीक है, और पैसा कमाएंगे। तो कमर्शियल फार्मिंग शुरू करी गई भाई यूरोपियंस इन इंडिया, जहाँ पर क्या करते हैं, सिंगल क्रॉप ग्रो करी जाती बहुत बड़े पार्ट ऑफ लैंड, बहुत बड़े एरिया में। इसको ही हम प्लांटेशन भी बोल देते हैं, इसी को ही हम प्लांटेशन क्रॉप बोल देते हैं, क्योंकि जहाँ पर बहुत अच्छा। ट्रक फार्मिंग क्या होती है? ट्रक फार्मिंग मतलब ट्रक फार्मिंग का लेने देना सिर्फ जब आप वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हो, जब आप सब्जियां वब्जियाँ बोते हो, उसी को ही सिर्फ हम ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, ओके।
तो प्लांटेशन समझ में आया, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, टी, जूट, ओके, कोकोनट, रबर, ये सब क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। ये ऐसा यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे लोकल पॉप यहाँ पर है इंडिया की, ये सब यूरोपियंस लाए और यहाँ पर खूब दबा के इन्होंने कमर्शियल फार्मिंग को स्टार्ट करवाया। यूज़ ऑफ HYV सीड, हाई वैरायटी सीड्स का यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सो दैट प्रोडक्शन अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर हमें बेचना है उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं? टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन और बनाना, ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि कमर्शियल फार्मिंग के तहत आती है। और प्लांटेशन में अगर पूछेगा सर कमर्शियल और प्लांटेशन में अंतर क्या होता है, बता दो, मैं समझ नहीं आ रहा है। अंतर ज़्यादा कुछ है नहीं, जिसमें बेचते हैं इसमें बेचते हैं, है क्या ना। अगर इसी के अंदर हम बोल दें कि एक बहुत बड़े पार्ट ऑफ लैंड में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ग्रोन है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांटेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? तो ये मिश्रित कृषि क्या होती है? तो मिश्रित होती है, मिश्रित है, ये मिश्री को मिश कर दिया, इसमें क्या कर दिया है, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, यानी कि इसमें खेती भी कर रहे हैं और जो जीव जंतु हैं हमारे, जो गाय, भैंस, बकरी, इनको पाल रखे हैं। क्यों? सो दैट एक साइड इनकम भी जनरेट हो जाए। अगर मान लो एग्रीकल्चर नहीं ढंग से काम किया तो लाइफ स्टॉक तो सपोर्ट कर देगा। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर नहीं होता, ये मिक्स्ड फार्मिंग होती है, ध्यान रखना। मिक्स्ड एग्रीकल्चर अलग होता है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग होता है जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, द सीड्स ऑफ 2 different क्रॉप्स आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग। ये होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ध्यान रखना। वो है मिक्स्ड फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्लस लाइफ स्टॉक। ये है जो लिखा हुआ है मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ पे सीड्स ऑफ 2 different क्रॉप्स, उनको मिक्स कर देंगे, डाल देंगे ज़मीन में, उगाएंगे। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग में इस तरह से करते हैं, रोज़ बनाते हैं, यहाँ पर एक क्रॉप, देन यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, यहाँ मतलब तीसरी नहीं, क्रॉप 1, क्रॉप 2, क्रॉप 1, क्रॉप 2, इस तरह से इंटरक्रॉपिंग। यहाँ पर मिक्स करो और डाल दो, जहाँ जिसका मन हो उगो वहाँ पे जाके, ऐसी तैसी कराओ, हम तो चले। डिफरेंट क्रॉप्स, ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं, डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स हैं, डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स, जिसमें कि 3 सीजन्स आते हैं, राबी, खरीफ, ज़ैद। राबी होता है सर्दियों के टाइम पे, लेकिन अभी है खरीफ का मौसम। अभी क्या चल रहा है? जुलाई, मतलब जून जुलाई चल रहा है, लास्ट ऑफ जून, एंड जुलाई आने वाला है। तो ये खरीफ का सीज़न है। खरीफ मानसून का सीज़न होता है, जहाँ पर मानसून के आते ही इनको बो दिया जाता है। और जैसे कि आती है हमारी कौन? चावल, यानी राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, टोबैको, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब खरीफ में आती हैं। इनकी बुआई होती है जुलाई के महीने में लगभग, ठीक है, लास्ट ऑफ जून में और जुलाई में। और हार्वेस्टिंग यानी कटाई हो जाती है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। कटाई हो गई तो अब बुआई का समय आएगा सर्दियों की जो फसलें होती है, विंटर, ठीक है, विंटर्स में। तो बुआई होगी अक्टूबर के टाइम पर, इनकी कटाई होगी अप्रैल मई के टाइम पे। और इनके लिए सर्दी की बारिश बड़ी अच्छी होती है। जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ आते हैं या मेडिटेरियन सी के पास से, जिनको जेट स्ट्रीम्स लेके आती हैं, तो वो राजस्थान में मावट के नाम से जाने जाते हैं। वो मेनली नॉर्थ इंडिया में बारिश करते हैं, बारिश करते ही नहीं करते हैं। और उनके आने से क्या होता है कि जो रात का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ओके। तो ये विंटर रेनफॉल जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं राबी की फसल के लिए, जिसमें क्या आता है? गेहूँ आता है, वीट आता है, बारले आता है, ग्राम आता है, मस्टर्ड आता है, लिनसीड, ये सारी चीज़ें आती हैं राबी की फसल में। ज़ैद में अगर बात करेंगे, ज़ैद शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है। यहाँ पर अप्रैल में कटाई हो गई, बुआई इनकी जुलाई में हो गई, तो मई जून क्या करेंगे? गोइयाँ छीलेंगे? नहीं, गोइयाँ नहीं छीलेंगे। यहाँ पर हम ज़ैद को जो है बो देंगे। ज़ैद में क्या आता है? वाटरमेलन आता है, मस्कमेलन आता है, ककम्बर यानी खीरा आता है, और फॉडर क्रॉप्स यानी कि जो चारा वाली जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, चारा वाली जो फसलें होती हैं वो आती हैं। तो फॉडर आ गया, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ककम्बर, ये सब ज़ैद का पार्ट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में मैं आपको जब 5 ईयर प्लान पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स में तो हाँ बताऊँगा। अभी के लिए ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि हु गेव द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे तो जिन लोगों के पास फैट मैन है वो यहीं पे लिखा होगा, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया ये आपको बताना है, ओके। तो आप पढ़ सकते हो जिन लोगों के पास है। बाकी अब आपको क्या करना है, आपको जाना है किसके पास, आपको पता है किसके पास, बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने LB के पास। और उस LB से बोलना है लेवल 1 और लेवल 2 एक क्वेश्चंस जल्दी से दो, और वो लगा के आपको यहाँ पर कमेंट बताना है कि आपने कितना क्या स्कोर किया, ओके। और बाकी आप मेरी हिंदी की तारीफ़ कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रोकूंगा नहीं किसी को, ठीक है। थैंक यू।